अभिषेक से मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। तो कल वीडियो नहीं दे पाए, तो थोड़ी सी कोई समस्या खैर नहीं थी, थोड़ा सा व्यस्तता रही। आप जानते हैं 1 मार्च को शिवरात्रि का पर्व था, तो उस दिन रामायण हुई और उसके बाद 2 तारीख को समापन हुआ। फिर हवन कन्या भोज के चलते हुए थोड़ा सा व्यस्तता रही और हम वीडियो अपलोड नहीं कर पाए आप लोगों के लिए। तो वीडियो अपलोड कहाँ से कर पाते, जो क्योंकि बना ही नहीं पाए, क्योंकि इतना ही व्यस्त रहे और शाम को बहुत ज़्यादा थक गए, तो फिर आराम से लेट गए, सो गए। नींद भी पूरी करनी थी, क्योंकि उस दिन 1 तारीख को रात में जगह भी रामायण पढ़ने के चक्कर में। तो अब जो क्लास नहीं दे पाए उसके लिए हम आप लोगों को सॉरी बोलते हैं। तो जब भी ऐसी पोजीशन आ जाए कि हम वीडियो ना दे पाए हो जिस दिन, तो आप पिछले वीडियोस देख के अपना रिवीजन करते रहें। और रिवीजन आप जानते हैं बहुत मैथ के लिए बहुत ज़रूरी है, और जितना रिवीजन करेंगे उतनी आपको मैथ अच्छे से समझ में भी आएगी। तो रिवीजन जरूर करते रहें और किसी के बहकावे में तो कतई ना आए, अरे चलो आज वीडियो नहीं आया, चलो हटाओ यार, कुछ खेलते हैं, नहीं देखना है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो कहते भी हैं कि ये दुनिया बहुत मतलबी है, तुम्हें कदम कदम पर टोकेगी। ये दुनिया बहुत मतलबी है, तुम्हें कदम कदम पर टोकेगी। खुद से कुछ होगा नहीं, तुम्हें करने से भी रोकेगी, तुम्हें भी करने से रोकेगी। जैसे अब हमने पहले से जो अभी चैनल अपना जल्दी ही चालू किया, जानते हैं फरवरी में स्टार्ट किया था। तो बहुत से लोगों ने कहा अरे हटाओ यार, इसमें कहाँ से कुछ होगा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो हमें उससे कोई मतलब ही नहीं था कि हमें इससे आगे बहुत कुछ करना है या तो हमें तो केवल आप लोगों को पढ़ाना था। तो हमने देखा, और इतनी जल्दी अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है, करीब लगभग 400 के आसपास आप लोग हमसे जुड़ चुके हैं। आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है, और जिन लोगों ने नहीं किया है उन लोगों को बताइए और शेयर भी करते रहिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ते रहें और अपना चैनल और भी अच्छे से ग्रो करें। तो अपनी क्लास को आज कंटिन्यू करते हैं, उसे आगे पढ़ रहे थे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो इसका हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं। कहा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से कई बार पूछा भी गया और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और थोड़ा सा टिपिकल भी लगेगा। तो केवल समझने के लिए बस है, और समझ लेंगे तो जरा से भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, हम ऐसा समझा ही देंगे आप लोगों को भी। कहा गया है इसमें कि व्यास 3 मीटर का एक कुआं, व्यास 3 मीटर का एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा गया। 14 मीटर की गहराई, 14 मीटर की गहराई तक खोदा गया। क्लियर हुआ? उसके बाद कह रहे हैं, इससे निकली हुई मिट्टी, इससे निकली हुई मिट्टी, इससे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बांध बनाया जाता है। एक प्रकार का बांध बनाया जाता है।
इस बांध की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस बांध की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को थोड़ा सा केयरफुली पढ़ना है इसे। जैसा कहा गया है कि व्यास 3 मीटर का एक कुआं है जिसका व्यास 3 मीटर कहा गया है और वो 14 मीटर की गहराई तक खोदा गया है, मतलब कुआं 14 मीटर गहरा है। फिर कहा गया उससे जो मिट्टी निकाली गई वो कहीं दूसरी जगह नहीं रखी गई, वो कुएं के चारों ओर ही फैलाई गई। और कितना वो चौड़ी फैलाई गई? 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय बनाया गया। मतलब कुएं के आप लोगों ने कुआं देखा होगा, कुएं के आसपास एक बाउंड्री ऐसी बनी होती है जिसे जगत बोलते हैं। किसी से भी पूछ लेना अपने घर में बुजुर्गों से, उसे जगत बोलते हैं। तो कह रहे हैं और कुएं के आसपास 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय बनाई गई। तो फिर कह रहा है जिसे समान रूप से फैलाया गया है, एक बांध बनाया गया। फिर इस बांध की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो जरा इसे थोड़ा सा एक चित्र में के रूप में समझते हैं जरा। जैसे मान लेते हैं ये कुआं है, ये हो गया हमारा कुआं, ऐसा कुछ, ठीक है ना। ये कुआं है, तो इसको खोदते खोदते 14 मीटर गहराई तक पहुंचे। क्योंकि इन्होंने कहा इसका जो व्यास है वो 3 मीटर है। व्यास मतलब यहां से और ये पूरा 3 मीटर इतना हुआ व्यास। तो इसकी जो त्रिज्या होगी ये वाली, ये हो जाएगी 1.5 मीटर। क्लियर हुआ? ये हो गई 1.5 मीटर कह ले, या फिर इसे 1.5 न कह के 3/2 मीटर कह ले। क्लियर हुआ? 3/2 मीटर हो जाएगा त्रिज्या। और इस कुएं की जो गहराई है, ये पूरी गहराई ये है टोटल 14 मीटर। ये है 14 मीटर ये गहराई। तो कुआं नीचे तक होगा, कहीं नीचे तक है कुआं। अच्छा, इससे जो मिट्टी निकाली गई, जब मिट्टी निकाली गई तो उसे कुएं के ही चारों ओर फैलाई गई। कुएं के चारों ओर, कुएं के ही चारों ओर से फैलाया गया। मान लेते हैं जो मिट्टी निकली वो इतनी ऊंचाई तक फैल गई। क्लियर हुआ? इतनी ऊंचाई तक, इतनी में फैल गई। तो एक अगर देखा जाए तो ऐसे कुछ वलय बनेगी इसकी, बाहरी वाली, जो बाहरी वलय होगी कुछ ऐसे चबूतरा ऐसा बनेगा कुएं के चारों ओर। कुछ ऐसा बनेगा कुआं। अच्छा, जो ये ऊंचाई है, ये जो कुएं की ऊंचाई अगर देखा जाए तो नीचे का भाग भी कुछ ऐसा ही होगा ना। तो ये हमारा जो एक बना है ये भाग, ये अगर देखें इस कायदे से तो ये एक कह ले खोखला बेलन है, खोखले बेलन की तरह से है ना। खोखला बेलन देखा होगा, जैसे पाइप होता है, पाइप तो उसमें देखिए किनारा मोटा मोटा होता है और बीच में पूरा खोखला होता है। तो कुछ अगर नापे उसके सेंटर से तो उसके अंदर की त्रिज्या कुछ निकलेगी, बाहर की त्रिज्या कुछ ज्यादा होगा ना ऐसे। तो कुछ खोखला बेलन की तरह से है। अगर देखें तो इसकी चौड़ाई, इन्होंने कहा कि जो इसकी चौड़ाई है इस वलय की वो है 4 मीटर। ये वाली, ये 4 मीटर है। तो अगर देखा जाए इसको कि यहाँ सेंटर पॉइंट से और इस बाहरी जो वृत्त बन रहा है इसकी जो त्रिज्या होगी ये होगी टोटल कितनी है? 4 और 3/2। और अगर हम 4 और 3/2 दोनों को जोड़ दें, मतलब 3/2 का मतलब 1.5 हुआ, 4 में जोड़ें तो 5.5 आएगा, मतलब 4 + 3/2 लघुत्तम लेंगे तो 2 × 8 और +3 मतलब 11/2 हो जाएगा। क्लियर हुआ? ये वाली जो है इसकी बाहरी त्रिज्या ये 11/2 मीटर होगी। क्लियर हुआ? इतनी ये बाहरी जो त्रिज्या है 11/2 मीटर हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना। और इसकी जो ऊंचाई है ये पूछी गई है, तो इस ऊंचाई को हम h मान लें। ये जो ऊंचाई है इस वलय की, चबूतरे की जो ऊंचाई है इसे h मान लें। तो
तो ये H पूछी गई है। क्लियर हुआ? तो आप ये समझिए जरा इसमें से कि जितनी मिट्टी कुएं से निकाली गई उतनी ही मिट्टी तो इस चबूतरे में लगी, तो मतलब कुएं से निकाली गई मिट्टी का जो आयतन होगा इस वलय के आयतन के बराबर ही होगा। अच्छा, यहाँ पर बात यह है कि यहाँ पे आ रहा है खोखला बेलन, तो खोखले बेलन का आयतन निकालते कैसे हैं? तो खोखले बेलन का आयतन कोई कुछ नया फार्मूला नहीं है, यहाँ पर बस दो बेलन है, एक अंदर वाला बेलन है और एक ये बाहरी बेलन है। तो बाहरी बेलन से अंदर वाले बेलन के आयतन को घटा दें तो हमें खोखले बेलन का आयतन मालूम हो जाता है। जैसे सिंपली खोखला बेलन, हम बात करें खोखला बेलन होता कैसा है, कुछ इस तरीके से देखा होगा आप लोगों ने, पाइप होता है, पाइप की तरह से कुछ ऐसा करके, कुछ इस तरीके से खोखला बेलन होगा ना, ऐसा तो देखा होगा। इस तरीके से ऊपर का हिस्सा देखिए कुछ, तो इस अंदर वाले बाहर वाला जो बेलन बन रहा है, इस बाहर वाले बेलन अगर इसकी त्रिज्या R1 हो तो हम पाई R1 स्क्वायर H लिखेंगे बेलन के लिए, और अंदर वाले जो त्रिज्या है इसे R2 अगर माने तो बनेगा पाई R2 स्क्वायर H। तो अगर यहाँ से पाई और H कॉमन ले ले तो बनेगा R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। ये हुआ खोखले बेलन के लिए फार्मूला। अगर फार्मूले की बात कहें तो ये खोखले बेलन का फार्मूला बन रहा है। तो मतलब ये हुआ कि जितनी मिट्टी कुएं से निकाली गई उतनी ही मिट्टी इस खोखले बेलना का जो चबूतरा बना हुआ है इसमें मिट्टी लगाई गई। तो मतलब ये हुआ कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन चबूतरे में लगी हुई मिट्टी के आयतन के बराबर है। क्लियर हुआ? तो अब इसे जो भी इसमें चीजें दी गई हैं उन्हें नोट कर लें, इन्हें सबसे पहले नोट कर लिया जाए। तो यहां पे लिख ले पहले कि कुएं का व्यास, कुएं का व्यास बराबर 3 मीटर। तो कुएं की त्रिज्या, कुएं की त्रिज्या R बराबर, तो ये हो जाएगा 3/2 मीटर, जो कि जानते हैं त्रिज्या व्यास की आधी होती है। क्लियर हुआ? अब कुएं की ऊंचाई, कुएं की ऊंचाई ना लिख के गहराई लिख लें, गहराई। तो H बराबर, अभी आप सोचेंगे अरे कभी ऊंचाई को H लिख देते हैं कभी गहराई को H लिख देते हैं, नहीं भैया, ऊंचाई और गहराई एक ही चीज है। आप ऊपर से खड़े होकर नीचे देखिए तो गहराई कही जाएगी और नीचे से ऊपर को देखिए तो ऊंचाई कहे। मतलब मान लेते हैं 3 मंजिल का घर है, आप छत पे खड़े हैं तो नीचे जमीन को देखेंगे, अरे कहेंगे बड़ा गहरा है, बड़ी गहराई में है नीचे। और आप नीचे खड़े हो जाए छत पे किसी चीज को देखें तो कहेंगे बहुत ऊंचाई पर है ना। तो गहराई और ऊंचाई दोनों एक ही चीजें हैं, बस अंतर इस चीज का है आपके देखने का। आप ऊपर से देखेंगे तो गहरा और नीचे से देखेंगे तो ऊंचा। क्लियर हुआ? तो कुएं की गहराई H बराबर दी गई है 14 मीटर। अब बात करते हैं जो वृत्ताकार वलय है, या सीधे चबूतरा लिख सकते हैं, वृत्ताकार वलय भी लिख सकते हैं। तो यहां पे लिखेंगे कि वृत्ताकार वलय की आंतरिक वृत्ताकार वलय का आंतरिक व्यास तो बराबर वो भी 3 मीटर ही होगा। तो वृत्ताकार वलय की आंतरिक त्रिज्या, जो कि यहां पर 2 त्रिज्याएं हो जाएंगी, एक आंतरिक और एक बाह्य। तो आंतरिक त्रिज्या को R1 लिख लें या R2 कुछ भी मान सकते हैं। R1 बराबर तो हो जाएगा 3/2 मीटर। क्लियर हुआ? ऐसी वृत्ताकार वलय की बाहरी त्रिज्या तो R2 बराबर, तो बाहरी त्रिज्या कैसे बताई थी? जो आंतरिक त्रिज्या है उसमें जो वलय की चौड़ाई है 4 मीटर वो जोड़ दें तो यहां पर बाहरी त्रिज्या मालूम हो जाएगी। तो 3/2 और +4 तो बराबर ये आ जाएगा 11/2 मीटर। क्लियर हुआ? 11/2 मीटर हो जाएगा। उसके बाद मान लेते हैं, उसके बाद मान लिया जाए यहां पर कि माना
वृत्ताकार वलय की जो ऊंचाई है वो h मीटर है। वृत्ताकार वलय की ऊंचाई बराबर, जो कि अब यहां पर h पहले से मान चुके हैं तो इसे h न लिख के h1 मीटर कहेंगे। क्लियर हुआ? h1 कर लिया गया। तो अब क्वेश्चन की जरूरत नहीं है, यहाँ पर क्वेश्चन को मिटा ले क्योंकि सभी चीजें पहले ही नोट कर ली गई हैं। तो जैसा बताया था कि इसको हम दो तरीके से लगाएं, जहाँ पहले कुएं का आयतन निकालें फिर वलय का आयतन निकालें और दोनों को बराबर कर दें, या फिर एक साथ दोनों को लिखें कि कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन बराबर वलय में लगी हुई मिट्टी का आयतन। तो यहां पर लिख देंगे पहले प्रश्नानुसार कि वृत्ताकार वलय में लगी मिट्टी का आयतन बराबर होगा कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन। तो वृत्ताकार वलय या बांध जो भी बनाया गया उसमें जितनी मिट्टी लगी वो कहां से आई? कुएं से निकाल के आई। तो कुएं से निकाली गई जो मिट्टी है वो उसका आयतन जो बांध में लगी मिट्टी है उसी के आयतन के बराबर होगा। जो कि अभी बताया था वृत्ताकार वलय के लिए फॉर्मूला क्या लगाते हैं? तो पाई r1, जो कि यहाँ पर r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर नहीं लिखेंगे, जो कि यहाँ पर r2 ज्यादा है तो r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर इंटू h लिखेंगे। और जो कि हमने वलय के लिए जो ऊंचाई मानी है वो h1 है तो यहाँ पर h1 होगा बराबर कुएं से निकाली गई मिट्टी। आप जानते हैं कुआं कैसा है? कुआं बेलनाकार है तो बेलन का आयतन ही लिखेंगे पाई r स्क्वायर h, जो कि कुएं की त्रिज्या भी r है और ऊंचाई भी h है तो पाई r स्क्वायर h ही रहेगा। तो पाई और पाई कट जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पर मान लगा दें। तो जो देखिए यहाँ पर जब मान लगाएंगे जैसे 11/2 या 3/2 जो भी मान दिए गए हैं उसके बाद वर्ग करना होगा। तो इसको एक बार वर्ग न करने के बजाय इनको ऐसे लिख लें जैसे आपने फॉर्मूला पढ़ा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है? एक ब्रैकेट में लिखते हैं a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। उसी प्रकार से जैसे r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर को तोड़ लें तो एक ब्रैकेट में लिखे r1 या r2 प्लस r1 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा r2 माइनस r1। इससे अब फायदा ये होगा हमें वर्ग नहीं करना पड़ेगा, सिंपली उसे जोड़ लेंगे और इंटू h1 बराबर r स्क्वायर h। क्लियर हुआ? उसके बाद हम यहाँ पे सिंपली मान लगाएं, यहाँ पे मान लगा देते हैं। तो r2 का मान ये दिया गया है 11/2, r2 की जगह हो जाएगा 11/2 और प्लस r1 का मान ये है 3/2, फिर वैसे ही r2 का मान 11/2 और माइनस 3/2 इंटू h1 को निकालना है, h1 को h1 रखेंगे और बराबर r का मान ये 3/2 है, 3/2 चूंकि स्क्वायर लगा है तो यहाँ पे स्क्वायर लगा लें और इंटू h का मान ये दिया गया 14 मीटर तो h की जगह पर 14। क्लियर हुआ? तो मान लगा लिए, केवल हल करना है इसे। तो ये हो जाएगा, आप देख रहे होंगे यहाँ पर दोनों को जोड़ लें, हर बराबर है तो सिंपली जुड़ जाएंगे 11 और 3 ये हो जाएगा 14/2 इंटू और ये 11 में से 3 घटेगा तो ये हो जाएगा 8/2 और इंटू h1 बराबर, और इधर जो है ये 3/2 का वर्ग है मतलब इसे हम 3/2 या इंटू 3/2 और इंटू 14 लिख सकते हैं। क्लियर हुआ? तो ये काट लें इसे, ये 14 और ये 14 कट जाएंगे। वैसे ये 2 से 2 कट गया, इस 2 से ये 2 कट जाएगा तो इधर बचेगा 8h1 बराबर 3×3=9। तो h1 बराबर 9/8। इसे भाग कर लें
तो H1 बराबर, तो सिंपली 8 से भाग करें, 8 से भाग करने 9 को, तो 8 एकम 8, 1 बच जाएगा, दशमलव लगाएंगे, एक जीरो उतारेंगे, तो फिर 8 एकम 8 ले जाएंगे, 2 बच जाएगा, चूंकि दशमलव लगाए जीरो उतार लेंगे, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, या 4 बचेगा, दशमलव लगा हुआ है, फिर जीरो लगा देंगे, तो 8 पर 40। क्लियर हुआ? तो जब इसे हम भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 1.125 मीटर, ये होगी बांध की ऊंचाई। क्लियर हुआ? यही आंसर हो जाएगा इसका। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो वीडियो कैसा लगा है आपको कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। धन्यवाद क्लास।